ममता बनर्जी। लेकिन आज वेस्ट बंगाल धीरे धीरे बांग्लादेश बनता जा रहा है और ये कड़वा सच हमें अपनाना होगा। बंगाल की नसों में एक ऐसा जहर घोल दिया है जिससे आज उस राज्य की खुद की पहचान खतरे में। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका था पूरे बंगाल के लिए, जिससे बंगाल कभी उभर नहीं पाया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर गुंडे भेजे जाएंगे, रूलिंग पार्टी के गुंडे, छोटे दुकानदार, टैक्सी वाले या रिक्शा वाले, हर किसी को सिंडिकेट को हफ्ता देना ही होता है। तो ये सिंडिकेट के गुंडे टीएमसी के लिए दबदबा बनाने का काम करते हैं, लोगों को डराना, जबरदस्ती वोट डलवाना और तोड़ फोड़ मचाना। पश्चिम बंगाल भारत का वो हिस्सा है जिसे कभी पूरा देश अपना दिल मानता था। यहाँ की धरती ने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी पैदा किए। लेकिन आज वही बंगाल आजादी के 75 साल बाद फिर से एक नई लड़ाई लड़ रहा है। 8 जुलाई 2023 बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे थे, लेकिन ये चुनाव नहीं, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा था। शरेआम बूथ लूटे गए, खुलेआम पेटियों में आग लगाई गई, खुलेआम गुंडागर्दी की गई। ऐसा लग रहा था ये भारत का दृश्य नहीं बल्कि किसी पिछड़े हुए मुल्क का दृश्य है। सवाल ये नहीं है कि ये सब हो कैसे रहा है, सवाल ये है कि बंगाल आखिर यहां तक पहुंचा कैसे। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, जिन्होंने बंगाल को बदलने का सपना दिखाया था। लेकिन ये कैसा बदलाव है? वो बंगाल जो ज्ञान और बुद्धि का केंद्र होता था, आज वही बंगाल बम और गोलियों की आवाज से कांप रहा है। लेकिन बंगाल हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब देश के हर बड़े फैसले बंगाल की धरती से लिए जाते थे। लेकिन आज वेस्ट बंगाल धीरे धीरे बांग्लादेश बनता जा रहा है और ये कड़वा सच हमें अपनाना होगा। बंगाल की असली बीमारी वो कैंसर है जो बॉर्डर के उस पार से आया है। इनलीगल इमिग्रेशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स और राज्य सरकार की मिली भगत ने बंगाल की नसों में एक ऐसा जहर घोल दिया है जिससे आज उस राज्य की खुद की पहचान खतरे में। आज बंगाल के सामने जो समस्या है वो सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। अगर बंगाल टूटा तो भारत भी कमजोर पड़ेगा। तो आज ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। बंगाल को समझना होगा, बंगाल को बचाना होगा और उसके लिए हमें सच से नजरें मिलानी होंगी। पश्चिम बंगाल आज जिसे हम सिर्फ हिंसा और राजनीतिक टकराव की नजर से देखते हैं, इसका इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। एक ऐसा इतिहास जो हर भारतीय को गर्व फील करवाता था। यही बंगाल आजादी से पहले पूरे भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्तियों का एक केंद्र होता था। अंग्रेज इसे हार्ट ऑफ द नेशन भी कहते थे। 18वीं शताब्दी में जब बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन था तो बंगाल सिर्फ अकेला दुनिया की जीडीपी का 12% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता था। बंगाल की रेशम, चाय और जूट पूरे विश्व में मशहूर थे। कलकत्ता का बंदरगाह ब्रिटिश काल का एक सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। लेकिन ये बंगाल के अपने लोगों के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि अंग्रेज सरकार ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। पर इसी बंगाल ने देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा क्रांतिकारी भी दिए। ये वही बंगाल की मिट्टी है जिससे निकले सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और नेताजी के आईएनए ने देश की आजादी की नींव रखी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत को उसका राष्ट्रीय गान दिया। ये वही बंगाल है जिसने पूरे देश को उंगली पकड़कर दिशा दिखाई। लेकिन आजादी के साथ आया बंटवारे का जख्म। 1947 बंगाल का विभाजन हुआ और ये विभाजन भारत और पाकिस्तान के विभाजन से भी ज्यादा था। पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, वहां से हजारों हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल की तरफ आने लगे और ये अचानक बड़ी जनसंख्या की वजह से बंगाल की अर्थव्यवस्था, उद्योग और समाज को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बंटवारे की वजह से बंगाल का सबसे बड़ा उद्योग, जूट का उद्योग, हमेशा के लिए तबाह हो गया। जूट की खेती करने वाले सारे इलाके पाकिस्तान चले गए और जितने भी कारखाने थे वो हिंदुस्तान की तरफ रह गए। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका था पूरे बंगाल के लिए, जिससे बंगाल कभी उभर नहीं पाया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जो बंगाल आजादी के वक्त भारत की जीडीपी का 25% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता था, वो 1975 आते आते सिर्फ 6% पर रह चुका था। इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी थी, यूथ के सामने रोजगार खत्म हो चुके थे। अब बंगाल धीरे धीरे अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसता जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं थी, असली समस्या थी बंगाल की राजनीति, जिसने बंगाल को जड़ से खोखला कर दिया। 1967 के बाद बंगाल की सत्ता में एक अलग विचारधारा की सरकार आई और यहीं से बंगाल की असली समस्या शुरू हुई। एक ऐसी समस्या जिसने बंगाल को अगले 34 सालों के लिए अंधकार में धकेल दिया। इस साल पहली बारी सत्ता में आई थी कम्युनिस्ट पार्टी और यही साल बंगाल की राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना। 1967 में सत्ता में आई यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें प्रमुख थी कम्युनिस्ट पार्टी,
वो एक ऐसी विचारधारा को लेकर आई जिसमें बड़े उद्योगपतियों को बंगाल छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। 1967 से लेकर 1977 तक बंगाल ने 5 बारी चुनाव देखे और 4 बारी राष्ट्रपति शासन भी लगा। इतने राजनीतिक डिस्टरबेंस की वजह से बड़े से बड़ा उद्योगपति बंगाल से दूर ही रहा। स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स इतने बढ़ चुके थे कि बड़े से बड़ा उद्योगपति बंगाल को होस्टलाइज स्टेट तक बोलने लग गया था। इस सरकार ने गरीबों में जमीन बांटनी स्टार्ट कर दी। एक तरफ वो लोगों में जमीन बांट रही थी और दूसरी तरफ बड़े उद्योगपतियों को बंगाल छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। सुनने में ये नीतियां बड़ी ही अच्छी लगती थी कि गरीब किसानों को जमीनें मिल रही हैं, वो भी फ्री में, लेकिन असलियत कुछ हो रही थी। बंगाल की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरने लगी थी इस सरकार के आने के बाद। सरकार की कूटनीतियां और गंदी राजनीति की वजह से टाटा बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने बंगाल को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। नतीजा, बंगाल में नए उद्योगों का आना बंद हो गया और युवाओं की रोजगार खत्म हो गई। इन सभी चीजों का सबसे बड़ा असर पड़ा बंगाल के स्किल्ड युवाओं पर। जो नौजवान इंसान पढ़ लिखकर बंगाल की तरक्की का सपना देखता था, अब वो इस सरकार की वजह से दिल्ली, मुंबई, गुजरात या देश विदेश में जाने के लिए मजबूर हो चुका था। इस सरकार की गंदी राजनीति की वजह से पूरी की पूरी बंगाल की एक जनरेशन को वहां से निकलने पर मजबूर किया गया। लेफ्ट सरकार ने बंगाल की जनता को सरकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर बना दिया। एक ऐसी पॉलिटिकल सोसाइटी बन चुकी थी जहां मजदूर, छोटे व्यापारी या किसान, हर कोई सरकार की वेलफेयर स्कीम के ऊपर डिपेंड हो चुका था। ये लोग रोजगार के लिए भी सरकार के ऊपर निर्भर थे और अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी सरकार पर निर्भर थे। इस डिपेंडेंसी ने बंगाल को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया, क्योंकि जब जनता सरकार के ऊपर निर्भर होती है तो सरकार जनता के ऊपर राज करती है। और यही डिपेंडेंसी बंगाल का सबसे बड़ा जाल बना, एक ऐसा जाल जिसमें बंगाल आज तक फंसा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2011 आते आते बंगाल की जनता ने लेफ्ट सरकार को नकार दिया और एक नए नाम पर, एक नए शासक पर अपना विश्वास जताया, जिसका नाम था ममता बनर्जी। 2011 में बंगाल की जनता ने लेफ्ट सरकार की 34 साल लंबे शासन की जड़ें उखाड़ फेंकी और उनको कभी मौका नहीं दिया। फिर बंगाल की जनता के सामने आता है एक नाम, ममता बनर्जी। अब लोगों को लगने लगा था कि अब सब सही हो जाएगा। उन लोगों के दिलों में उम्मीद जा चुकी थी। लेकिन ममता बनर्जी के आने से एक नए राज की शुरुआत हुई, एक ऐसा राज जिसका नाम रखा गया सिंडिकेट राज। बंगाल में सिंडिकेट राज का जन्म लेफ्ट सरकार के कुछ आखिरी दिनों में ही हो गया था, लेकिन ममता बनर्जी के पावर में आ जाने के बाद इसे पूरी तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना दिया गया। सिंडिकेट का मतलब होता है रूलिंग पार्टी के छोटे छोटे गुंडे ग्रुप जो अपने इलाके पर टैक्स वसूलते हैं, जिसको हम हफ्ता वसूली भी कहते हैं। आज भी कोलकाता में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी लगने वाली ईंट, रेती, बजरी, सीमेंट, हर चीज आपको सिंडिकेट से ही लेनी होगी। मार्केट से सस्ता सामान नहीं मिलेगा उनके पास, लेकिन अगर आप उनसे सामान नहीं लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर गुंडे भेजे जाएंगे, रूलिंग पार्टी के गुंडे। छोटे दुकानदार, टैक्सी वाले या रिक्शा वाले, हर किसी को सिंडिकेट को हफ्ता देना ही होता है और इसी पैसे के हिस्से से जाता है लोकल टीएमसी वर्कर्स को या नेताओं को उनका हिस्सा। सिंडिकेट के भाड़े के गुंडों से टीएमसी को 2 फायदे होते हैं। पहला, पैसे की कभी कमी नहीं होती, फंडिंग चलती रहती है। और दूसरा, जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो ये सिंडिकेट के गुंडे टीएमसी के लिए दबदबा बनाने का काम करते हैं, लोगों को डराना, जबरदस्ती वोट डलवाना और तोड़फोड़ मचा। जो अर्बन इलाके हैं वहां चलता है सिंडिकेट का राज और जो रूरल इलाके होते हैं वहां चलता है कट मनी सिस्टम। बंगाल में गरीबों को अगर गवर्नमेंट की लोकल वेलफेयर स्कीम चाहिए, जैसे हाउसिंग, टॉयलेट या फ्यूनरल स्कीम, तो उस सभी के लिए टीएमसी के लोकल वर्कर्स को कमीशन देना होगा। जैसे किसी की भी मौत हो जाती है तो वहां की सरकार गरीबों को 2000 रुपए देती है ताकि फ्यूनरल की सभी क्रियाक्रम को अच्छे से किया जा सके, लेकिन टीएमसी के लोकल वर्कर्स उसमें भी 200 रुपए काट के देते हैं क्योंकि वो उनका कमीशन है। लेकिन सारी हदें यहां पार हो जाती हैं। अगर आपको वहां टॉयलेट बनवाना हो या आपको घर के लिए गैस कनेक्शन चाहिए तो भी आपको कट मनी सिस्टम से ही गुजरना होगा। सिंडिकेट के गुंडे या टीएमसी के लोकल वर्कर्स, उनको पैसा देना होगा, तभी आप तक वो स्कीम पहुंचेगी। 2019 में जब लोगों ने इस बारे में विरोध किया तो ममता बनर्जी को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि कट मनी सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी बंगाल के गांव-गांव में लोगों को कट मनी सिस्टम से ही गुजरना पड़ता है, उनको पैसा देना ही पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम पैसा नहीं देंगे तो टीएमसी के लोकल वर्कर्स हमारा स्कीम से ही नाम काट देंगे। ममता बनर्जी की सरकार का पूरा पॉलिटिकल मॉडल सिर्फ वेलफेयर स्कीम पर टिका हुआ है, क्योंकि बंगाल के बजट का 85% एग्रीकल्चर और सोशल सेक्टर पर खर्च होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वहां जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो लोगों के पास सिर्फ वेलफेयर स्कीम पर निर्भर रहने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और डिपेंडेंसी जहां होगी वहीं पर वोट आएगी, क्योंकि वोट वहीं दिया जाएगा जिन्होंने स्कीम दी। काफी सारे राज्यों में गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, लेकिन उनके पास इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास टैक्स रेवेन्यू है, लेकिन ये बंगाल के पास नहीं है। बंगाल का टैक्स रेवेन्यू बहुत कम है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि ममता सरकार इतना पैसा आखिर लाती कहां से? तो इसका जवाब है बंगाल पर बढ़ता हुआ कर्ज।
2011 में बंगाल पर लोन 1.9 लाख करोड़ का था, जो 2024 में बढ़कर 6 लाख करोड़ को ही पार कर चुका है। मतलब हर बंगाली के सिर पर लगभग 60,000 रुपए का कर्जा है। इसका मतलब यह है आज वेलफेयर स्कीम से लोगों का इमीडिएट फायदा हो रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी कर्ज के बोझ में डूब जाएगी। ये बात कोई नहीं समझ रहा है कि आज सब्सिडी से सब पेट भर लेंगे, लेकिन जॉब्स का क्या, वो तो नहीं मिल रही। दीदी को सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ कट मनी सिस्टम और सिंडिकेट ही काफी नहीं है, जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल वायलेंस की भी। और यहाँ काम आते हैं टीएमसी के लोकल गुंडे, सिंडिकेट के लोकल भाड़े के गुंडे, जिनको हम टीएमसी के नेता भी बोल रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग करना, अपोजिशन लीडर्स को धमकाना और नॉमिनेशन वापस करवाना, ये सब यहाँ पे आम है। 8 जुलाई 2023 पंचायत चुनाव नॉमिनेशन फाइलिंग के दौरान अपोजिशन कैंडिडेट को पिस्तौल दिखाकर नॉमिनेशन से रोक दिया गया टीएमसी के गुंडों ने। साउथ 24 प्रागना एक गवर्नमेंट ऑफिसर को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने अपोजिशन कैंडिडेट का नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया था, और यह भी किया सिंडिकेट के गुंडों ने। 1999 से लेकर अब तक बंगाल में 365 पॉलिटिकल किलिंग्स हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा टीएमसी के राज्य में हुई है, क्योंकि उनका एक स्लोगन है, ये तो खेल है, खेला तो जाएगा ही। लेकिन ममता बनर्जी की असली ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा ये कट मनी सिस्टम या सिंडिकेट नहीं है, वो है वोट बैंक। वो वोट बैंक जो बांग्लादेश से आ रहा है, क्योंकि अब बंगाल धीरे धीरे बांग्लादेश बनता जा रहा है। आइए समझते हैं कैसे। अब बात उस कड़वे सच की करेंगे जिसने बंगाल को बर्बाद करके रख दिया है, और इसके पीछे ये पॉलिटिकल हिंसा या सिंडिकेट नहीं है, इसके पीछे असली जहर है इलीगल इमिग्रेशन, जो बांग्लादेश से बंगाल में आ रहे हैं और इलीगल तरीके से आ रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लाइन करीबन 4096 किलोमीटर लंबी है, और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही ये 2216 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इतने लंबे बॉर्डर में से अभी भी 900 किलोमीटर ऐसी है जो अभी तक अनफेंस्ड है, मतलब जिसको हम जीरो लाइन कहते हैं, वो अभी भी अनफेंस्ड है, जिसके ऊपर कोई परमानेंट फेंसिंग नहीं है। और देखिए, हमें यह भी समझना होगा, इतनी बड़ी सीमा को 24 घंटे कवर करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा इंपॉसिबल है। और ऊपर से इंदिरा मुजैब पैक्ट 1971 में यह तय हुआ था कि बॉर्डर के जीरो लाइन पर कभी भी परमानेंट फेंसिंग नहीं होगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन जब की बात और थी, पाकिस्तान आर्मी से जुल्म खाए बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को इधर आने दिया जा रहा था, लेकिन तब का ये समझौता अब जहर का काम कर रहा है, हिंदुस्तान के लिए और बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो माना गया ये रिफ्यूजीज वापस लौट जाएंगे, लेकिन 10 मिलियन में से सिर्फ 6 मिलियन वापस लौट के गए और 4 मिलियन यहीं बस गए हमेशा के लिए। और उसके बाद ये इलीगल इमिग्रेशन कभी नहीं रुकी। 1971 में उस टाइम पे जो घुसपैठ सिर्फ 10 मिलियन बताई गई थी, वो 2016 के आंकड़ों के मुताबिक 20 मिलियन से भी ज्यादा बताई गई। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ निजामपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। ये सारे वो इलाके हैं जो सीधे सीधे बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे इलीगल इमिग्रेट्स यहाँ आते गए, वैसे वैसे बंगाल की डेमोग्राफी बदलती चली गई। अब यह सबसे बड़ा ये सवाल उठता है, जो ये घुसपैठिए हैं, जो इलीगल बांग्लादेश के लोग हैं, जो इंडिया में आ गए हैं, इनको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलती है, ये यहाँ के नागरिक कैसे बन जाते हैं? तो जवाब है फेक डॉक्यूमेंट रैकेट। इन्होंने जगह जगह पे अपनी दुकान खोली हुई है, और ये फेक डॉक्यूमेंट बना के उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं कुछ पैसों के लिए। बंगाल के बॉर्डर के आसपास ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफियाओं ने पूरा का पूरा अपना नेटवर्क खड़ा कर रखा है, जो इन लोगों को पहले इलीगल वहां से बॉर्डर यहाँ क्रॉस करवाते हैं, फिर इन लोगों को उन लोगों से मिलवाते हैं जो इनके डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, और इनको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाई जाती है तब तक इनके डॉक्यूमेंट्स ना आ जाते। इंडिया टुडे ने 2021 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसके मुताबिक सिर्फ 15,000 रुपए में बांग्लादेशी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ मिल जाता है, और ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के नाम पर मिलता है। इन सभी घुसपैठियों को पहले बांग्लादेश के साइड पर फेक बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स दिलवाए जाते हैं, ताकि बॉर्डर क्रॉस करते टाइम इनको कोई रोक टोक ना हो। और जैसे ये इंडिया में घुस जाते हैं, इनको यहाँ के लोकल एजेंट्स इंडियन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं, और उसके बाद ये वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और अब समझिए ये सारा का सारा खेल, ये जो इलीगल इमिग्रेट्स हैं जो बांग्लादेश से इंडिया आए हैं, इनको वोटर आईडी कार्ड मिल चुके हैं, ये बन जाते हैं रूलिंग पार्टी के सबसे वफादार वोटर्स। और ममता बनर्जी ने अपने भाषण में खुद कहा है कि बंगाल में कोई भी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेट्स नहीं है, सभी के पास वोटर आईडी कार्ड है, सब इंडियन नागरिक हैं। जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनाए वही तो वोटर्स हैं। बंगाल में टोटल 42 पार्लियामेंट सीटें, और 14 सीटें ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। और ये जितने भी बॉर्डर्स एरिया है बंगाल में, वही टीएमसी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। और यही असली वजह है कि बंगाल अब धीरे धीरे बांग्लादेश बनता जा रहा है। इलीगल इमिग्रेट्स रुक नहीं रहे हैं, स्मगलिंग रुक नहीं रही है, पॉलिटिकल मैप बदलता जा रहा है, डेमोग्राफी बदलती जा रही है। अगर कोई आवाज उठाता है उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है, सिंडिकेट के गुंडे उनके घर तक घुस जाते हैं, हिंदुओं को बाहर निकाल निकाल कर मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। ना तो बंगाल का युवा सेफ है, ना बाल बच्चे सेफ हैं, ना लड़कियां सेफ हैं। तो अब बताइए, क्या ये हिंदुस्तान का पार्ट है या बांग्लादेश का? देखिए, ममता बनर्जी के लिए सिर्फ वोट बैंक है, वो सिर्फ मुनाफा देख रही है, लेकिन आम बंगाली के लिए ये उसका भविष्य है, जिसकी पहचान धीरे धीरे मिट रही है, जिसका कोई भविष्य नहीं है। अगर आज सभी ने आवाज उठा के इस ट्रेंड को नहीं रोका, तो अगले 20 साल में बंगाल का मैप बिल्कुल बदल जाएगा। ये बंगाल नहीं, बांग्लादेश बन चुका होगा।
और उस समय सिर्फ ये बंगाल की हार नहीं होगी, पूरे भारत की हार होगी। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और मेरी गलती को पॉइंट आउट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उसको आगे से सुधार सकूं। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले, और हम मिलते रहेंगे हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक के साथ। जय हिंद।